Hello everyone, welcome back here. So with this video, we will start series of 11th class political science. And for political science, there are two books also for 11th class. And we will start this part with introduction of our first chapter. Let's start first chapter. Constitution, why and how. तो कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इसका क्या मतलब निकलता है? कॉन्स्टिट्यूशन आई होप सभी को पता है क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाई एंड हाउ, ये क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया. वैसे आइडिया तो हमें भी है थोड़ा बहुत तो पढ़ने से पहले भी कि क्यों बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, रीज़न क्या थे बनाने के पीछे और कैसे बनाया गया, लेकिन इस चैप्टर में हम फुली पढ़ेंगे एक एक डिटेल इसके बारे में. सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इसमें कुछ खास नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ इसमें क्या कुछ है. इसमें बताया गया है कि आप इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग है वो कैसे होती हैं, या जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है. उसके बाद है कि जो ये इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके बारे में पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन के जो वो प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के, उन सभी का ओरिजिन कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, इन सभी की जड़ें हमारे संविधान में दी गई हैं. जितने भी हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं गवर्नमेंट के, सब कुछ संविधान में दिया गया है. ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे. तो आप सीख जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो एलोकेशन करता है पावर्स का सोसाइटी में. ठीक है, जो बंटवारा करता है हमारा पावर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करता है. और जो लास्ट पार्ट है जो हम इस चैप्टर से सीखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस वे में बनाया गया था, कैसे बनाया गया था. नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ. ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी हमें. सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट आर इट्स फंक्शंस, फंक्शन क्या है इसके, और इसका जो रोल है सोसाइटी के लिए कि क्या परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है, और जो हमारी डेली लाइफ होती है, डेली एग्जिस्टेंस होती है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है या उसके साथ ही कैसे संबंध बिठाता है. आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक. ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. एंड आप ये समझ लो आप कि जो ये बुक बनाने वाले थे बहुत बड़े महात्मा थे, क्योंकि वो आपके मन की सारी बातें जानते हैं. इनको पता है कि आप ये पढ़ेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स ऊपर वाली हैं, तो आपको मुश्किल लगेगा कि इन सब के हम जवाब कैसे देंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया आपको कि इन सब के क्वेश्चंस का जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप या मैं या हम जो भी हैं सोचते हैं. Constitution allows coordination and assurance. ठीक है, तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का कि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस को अलो करता है. कोऑर्डिनेशन होता है सह अस्तित्व और अश्योरेंस होता है हमारा आश्वासन, किसी भी चीज़ का आश्वासन. अभी सह अस्तित्व और आश्वासन किन के बीच में है या किन के लिए है वो हम इसमें आगे पढ़ते हैं, इसमें टॉपिक में हम. So imagine yourself to be a member of reasonable large group. इन्होंने बोला है कि अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं. फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. और इन्होंने कहा है कि आगे आप इमेजिन करो कि इस ग्रुप में नीचे वाले जो दिए गए हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषताएँ हैं. तो देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इन्होंने. द मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज. इन्होंने कहा है कि जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं उस ग्रुप के मेंबर डाइवर्स हैं बहुत से रास्तों से, बहुत से वेज में. डाइवर्स कैसे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की हैं. अब भिन्न भिन्न प्रकार के किस चीज़ में वो देखते हैं. दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिगेंसेस. तो इनकी जो अलग अलग धर्म की मान्यताएं हैं या अलग अलग धर्मों में विश्वास रखती हैं ये. सम आर हिंदूज़, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all.
इस लाइन का क्या मतलब है कि जो ये अलग अलग इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको मानते हैं। उनमें से कुछ आपके हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। नास्तिक वर्ड आपने सुना होगा। नास्तिक कौन होते हैं? जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। तो बहुत से ऐसे भी हैं और बहुत से वो हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। जैसे हमारा सिख हो गया, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ मिक्स है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। इनमें से मेन यही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। दे आर ऑल्सो वेरीड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स, और वो बहुत सारे और भी रास्तों से अलग हैं। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके अलग अलग प्रोफेशन हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटी भी अलग अलग हैं। हैव डिफरेंट हॉबीज़, और उनकी हॉबीज़ भी बहुत सारी अलग अलग हैं। एंड डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, और उनके टेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में आपकी पसंद नापसंद कह रही हैं कि वो भी बहुत अलग हैं। आप ये टेस्ट किसके बारे में बात करें, आप यहाँ फिल्म से लेकर बुक्स तक की बात कर सकते हैं। किसी को किसी टाइप की फ़िल्म पसंद आती है तो किसी को किस टाइप की। बुक्स में भी अलग अलग टाइप की होती कैटेगरी होती है, तो किसी को किसी टाइप की आती है, किसी को किसी टाइप की आती है। तो इस वे में जो आपके ग्रुप के मेंबर होंगे वो बहुत अलग होंगे एक दूसरे से बहुत से रास्तों में। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। सम आर ओल्ड एंड सम यंग, कोई बूढ़ा है कोई जवान है। आई इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और आपको ये भी इमेजिन करना है कि जो आपके ये जो मेंबर्स हैं ना इस ग्रुप के, इनके बीच में बहुत से एस्पेक्ट्स पर, बहुत से जो आपके लाइफ के मुद्दे होते हैं, बहुत से चीज़ों पर डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरे से, ठीक है। विवादों में घिरे हुए हैं एक दूसरे से। अभी विवादों में कैसे? आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्या ज़रूरी है? हाँ जी, ऐसा ज़रूरी है। आप एक फैमिली को भी लेके चलेंगे ना, तो वहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं ना, सभी का ये हो ही नहीं सकता कि सभी किसी बात पर इतने एग्री करें कि उनके बीच में कभी कोई विवाद हो ही ना। एक फैमिली में ज़रूर विवाद हो ही जाते हैं, क्योंकि कोई मेंबर जो है उसकी पसंद कैसी होती है तो दूसरे की कैसी होती है, इसलिए विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। तो इन्होंने कहा है कि आपके बीच में भी विवाद हैं, ठीक है। जैसे फैमिली में होते हैं ना, वैसे आप इस जो ग्रुप के मेंबर हैं, आप सबके बीच में भी किसी किसी बात पर विवाद हो जाते हैं। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, और किसी इंसान को कितनी प्रॉपर्टी लेने का हक देना चाहिए कि अलो कर देना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी तुम खरीद सकते हो, लिमिट कितनी होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड। क्या ये ज़रूरी है कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए कि हर बच्चे को स्कूल में जाना है, या फिर ये पेरेंट्स को हक दे दिया जाए डिसाइड करने का कि भाई आप भेजना चाहते हैं बच्चे को या नहीं भेजना चाहते हैं। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और ये जो ग्रुप है जिसके आप मेंबर हैं उसको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कितना खर्च करना चाहिए, कि कितना ख्याल रखना चाहिए उसको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। और शुड इट बिल्ड फॉर मोर पार्क्स इंस्टेड, और क्या इन्हें ज़्यादा पार्क्स बना लेने चाहिए इसके बदले, कि भाई सेफ्टी को छोड़ो, हमें तो एन्जॉयमेंट चाहिए, हमें तो पार्क्स बनाने हैं ज़्यादा। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, और जो जिस ग्रुप की बात कर रही हैं कि इस ग्रुप को अलाउ कर दिया जाए कि आप जो आपके मेंबर्स हैं उनमें एक दूसरे में भेदभाव कर सकती हैं, किसी को किसी बात को लेकर आप ऊंचा नीचा रख सकते हैं। लाइक आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड मान लिया जाए, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दूँगा। मान लीजिए कोई 12th पास है और कोई ग्रेजुएट है, तो क्या ये इनको अलाउ कर देना चाहिए डिस्क्रिमिनेट करने का कि भाई 12th पास वालों को कम हक दिए जाएँ डिसीजन मेकिंग में और ग्रेजुएट वालों को ज़्यादा देने चाहिए, ग्रेजुएशन वालों को। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी। So every question will elicit a variety of answers from different people. तो जो ये जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, वो अलग अलग जो आंसर्स होंगे, वैरायटी के आंसर होंगे, उनको निकाल लेंगे इन डिफरेंट पीपल से, क्योंकि कोई इंसान की कोई मत होंगे, किसी के कुछ होंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। बट फॉर ऑल द डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर, लेकिन कुछ भी हो इनकी डाइवर्सिटी के लिए इनको एक साथ रहना होगा, ठीक है। अब डाइवर्सिटी कैसे? इंडिया में देखो कितने सारे अलग अलग धर्मों के या जो इनकी मान्यताएं अलग अलग उनके लोग रहते हैं,
लेकिन बहुत सी कंट्रीज जिनमें सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 के रहते हैं, लेकिन हमें अपनी डाइवर्सिटी बनाए रखनी है। आपने सुना भी होगा कभी, अनेकता में एकता है भारत में, तो अनेकता हमें बनाए रखनी है, उसमें तभी हम एकता बनाएंगे, तब हम एक साथ रहेंगे। डाइवर्सिटी को तोड़ना नहीं है, हमने सभी को हमने एक समान इज्जत देनी है। सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं जो ये मेंबर्स होते हैं एक के बहुत सारे रास्तों में। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, लेकिन उनको फिर क्या है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है एक दूसरे की। बिना कोऑपरेट किए हम पीसफुली नहीं रह सकती हैं। कोऑपरेट कैसे भाई, अब ऐसा नहीं है कोई छोटी छोटी बात हुई और जैसे हिंदू मुस्लिम से लड़ पड़े, मुस्लिम हिंदू से, या कोई और धर्म की लड़ पड़ी। हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, कोई हमें कमी है तो हमें सुधारनी है, दूसरों में कमी है तो वो सुधारेंगे, लेकिन कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पीसफुली रहना है तो। What will enable the group to live together peacefully? और इन्होंने आखिर में क्वेश्चन किया है आपसे कि ऐसा क्या होगा जिससे जो ये ग्रुप है वो पीसफुली रह सके। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हैं माइंड में भी, पहले पढ़ने से पहले खुद सोचा करो, तभी व्यू पॉइंट्स बढ़ते हैं आपके, कि आपके दिमाग में क्या आता है कि पीसफुली रहने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, फिर ही आप आगे पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका थिंकिंग लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लेट्स मूव अहेड। वन मे से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ़ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। अब इन्होंने कहा है कि जो ऊपर क्वेश्चन पूछा तो उसी का जवाब दे रहे हैं कि कोई आप में से कह सकता है कि जो ये मेंबर्स हैं ना इस ग्रुप के, उनको एक साथ रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री करना होगा। बेसिक रूल्स कौन से होंगे अब, कि कोई स्पेसिफिक नहीं है रूल्स कि यही पक्का है, बस बेसिक रूल छोटे मोटे हैं कि कम से कम उन पर तो एग्री करेंगे ना सबके सब मेंबर, तभी आराम से रह पाएंगे, तभी हमारे बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टीन बेसिक रूल्स, और इन्होंने पूछा है कि किसी ग्रुप को फिर सर्टीन बेसिक रूल, मतलब ये बेसिक रूल चाहिए क्यों। अगर आप में से किसी के दिमाग में आए कि कुछ छोटे मोटे रूल होने चाहिए जो होने चाहिए ताकि हम अच्छे से रह सकें, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है फिर इन रूल्स की, ये भी बताना पड़ेगा। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अब उसके बारे में सोचो कि ये जो बेसिक रूल होते हैं ना, इनकी एब्सेंस में क्या हो सकता है, कि कोई भी बेसिक रूल ना हो, सब अपने मर्जी से रहें। Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. अब जो कोई भी रूल नहीं होंगे इसमें, तो जो मेंबर्स होंगे इस ग्रुप के वो इनसिक्योर हो जाएंगे। इनसिक्योर क्यों होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कब कौन से ग्रुप का, कब कौन सा मेंबर इस ग्रुप का क्या कर दे। जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन के रूल होते हैं कि भाई किसी बच्चे ने लड़ाई की, झगड़ा किया या कुछ किया तो उनमें रूल होते हैं कि उनको पनिश किया जाएगा, पक्का होता है। अब अगर ये रूल्स ही ना हो, सबको बोल दिया जाए अपने स्कूल में आओ, पढ़ के जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं टीचर्स को, तो क्या कोई स्टूडेंट सिक्योर फील कर सकेगा स्कूल में? नहीं कर सकेगा भाई, क्योंकि उनके पास सेफ्टी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि गारंटी नहीं दे रहे टीचर्स कि भाई हम आपको सेफ्टी दिखाएंगे, कि कोई अगर आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो हम उसके पनिश करेंगे उसको। तो जब तक ये रूल्स नहीं होंगे ना, तब तक इनसिक्योर ही फील करेंगे जो मेंबर होते हैं इस ग्रुप के। एंड वन सेकेंड, हु वुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, और ना ही किसी को पता होगा कि कोई किस पर अपना अधिकार जमा सकता है, किस चीज़ पर अपने राइट्स दिखा सकता है। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. और किसी ग्रुप को बेसिक रूल्स जो हैं वो चाहिए हैं, उनको पब्लिकली प्रोमलगेट करना है। प्रोमलगेट मतलब प्रमोट करना किसी चीज़ को, या अनाउंस कर देना, सभी को बताना होता है, पता होना चाहिए मेंबर्स को कि ये जो रूल्स हैं, रूल्स हैं ये क्या हैं, और इसकी वजह से ही कोई जो है कोऑर्डिनेशन की मिनिमल डिग्री हम अचीव कर सकते हैं, तब जब सभी लोग जागरूक होंगे रूल्स के बारे में। ठीक है, अगर कुछ घटना घटती है बाय चांस, तो जब हमें पता होगा कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमें हक है, हम किसी को पनिश करवा सकते हैं गलती करने पर, तो ही कोऑर्डिनेशन बनेगा। अदरवाइज़ क्या कोऑर्डिनेशन बनेगा भाई उनमें। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नॉन, लेकिन सिर्फ इन रूल्स को बताने से कुछ नहीं होता कि लोगों को बता दिया कि ये रूल्स अपने ग्रुप के,
दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल, वो लागू होने लायक भी होने चाहिए, उनको लागू भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें जैसे हेलमेट पे चालान कटता है, ठीक है, अब अगर सरकार ने सिर्फ ये कह दिया कि भाई आप हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो आपका चालान कटेगा, या ये गलत बात है, तो क्या कोई पहनेगा? भाई कोई भी नहीं पहनेगा जब तक उनको लागू ना करेंगे, जब तक नाकों पे हमारे पुलिस नहीं खड़ी होगी। कोई पहनता है क्या? कोई नहीं देखता। तो जब तक उनको लागू ना किया जाए ना कि पूरा हाँ भाई अब तो तुमने पहने ज़रूरी हैं, ठीक है, तो उनको तब तक कोई भी मान्यता नहीं मिलती है रूल्स को। ठीक है, तो इन्फोर्सेबल होना किसी भी रूल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीज़न टू फॉलो दीज रूल्स। अगर सिटीजन्स को अश्योरेंस नहीं होगा, उनको पक्का नहीं होगा कि जो दूसरों को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तब तक उनके पास भी कोई रीज़न नहीं होगा उन रूल्स को फॉलो करने का। ठीक है, अगर मान लो कोई निकलता है अपनी स्कूटी पे गया है बिना हेलमेट के, वो देखेगा कि जो सड़क पे हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऐसे बिना हेलमेट के, और आगे पुलिस बेशक खड़ी है नहीं खड़ी है, वो जा रहे हैं, मतलब उसने देख लिया कि ये जा रहे हैं, ये नहीं फॉलो कर रहे, मैं क्यों करूँ फिर? ये बात आती है ना कि सबके माइंड में। तो ऐसा ही होता है, जब तक आपको रीज़न नहीं मिलेगा ना फॉलो करने का, तब तक आप करोगे ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे फॉलो करवाया जाए, इन्फोर्सेबल हो कोई भी जो रूल है ये। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these. For if they do not do so, they will be punished. और इसकी अश्योरेंस देने के बाद में कि हाँ ये रूल्स पक्का जो है लागू करवाए जाएंगे, उसके बाद में किसी इंसान के मन में ये बात आती है कि हाँ दूसरे भी इसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर उनको पनिश किया जाएगा। हम खुश होते हैं ना जब किसी को पनिश करते हैं ना, इसलिए खुद पहन के जाते हैं कि नहीं हम पनिश नहीं होना है, दूसरों को होने देंगे। तो ऐसा ही होता है, जब तक आपको पक्का नहीं हो जाता ना कि दूसरे जो हैं वो रूल्स फॉलो करेंगे या उनसे करवाए जाएंगे, तब तक आप खुद करने की कोशिश ही नहीं करते हो। इसलिए रूल्स का इन्फोर्सेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से एक मेन लाइन एक्सट्रैक्ट की गई है जो हमने पढ़ा है ऊपर, उससे क्या है, द फर्स्ट फंक्शन of the constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करना, बेसिक रूल्स का जो सेट पक्का प्रोवाइड करना, और याद रखना है इन्फोर्सेबल होने चाहिए ये, जो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन को अलो करती हैं हमारी सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कब बनेगा? कोऑर्डिनेशन तब बनेगा तब बेसिक रूल्स होंगे हमारे बीच में, जब उनको मानने वाले होंगे या वो रूल्स जो है मानने लायक होंगे। तो ऐसा सेट ऑफ रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है हम लोगों ने। इसके बीच में ये एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, वैसे भी क्लास की है तो क्लास अब लॉकडाउन में चल नहीं रही है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं यहाँ पे वैसे। और हाँ एक बात और, आपको जो 11th क्लास है ना, इसको ढीला ढाला नहीं छोड़ना है, ठीक है, कम मत ताकना इसको, कहीं ये सोचो कि 12th के बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे और वही काफ़ी है। यार सच्ची बता रही हूँ, आपकी जो 11th क्लास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आप कुछ भी चूज़ करते हैं, पॉलिटिकल साइंस आपने कुछ सोच के चूज़ की होगी ना, तो आगे पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 12th से कुछ स्पेशल नहीं आता है, दोनों ही चाहिए आपको 11th 12th। ठीक है, ये नहीं है कि बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो आप पूरी ज़िंदगी में कामयाब हो गए। इसलिए अपने 11th पे भी फोकस करो और 12th पे भी फोकस करना अच्छे से। और जो ये एक वर्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक दिस फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बहुत हेल्प करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओ और अपने आप खुद जो है वर्डिंग लिखना सीख जाओ या क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, आपको बहुत बोर्ड्स में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था गाइस इस सीरीज़ का, एंड सॉरी टू से इस पार्ट को मैं यहीं क्विट कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मेरे को पता है आप लोगों को भी पसंद नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो देखना, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग लगने लगता है। इसलिए बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जो चैप्टर बच गया हमारा, और इसको पार्ट्स में ही करेंगे, ये मत सोचना है कि वीडियो में कवर हो जाएगा ये। एंड नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।